नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। तमाम हुक्मरान जमातें जब पहली मरतबा हुकूमत में आती हैं तो वो ऐसा तासुर देने की कोशिश करती हैं कि मईशत को जादू की छड़ी से वो ठीक कर देंगी, लेकिन कुछ अरसे बाद अंदाज़ा होता है कि मईशत के साथ ऐसे पेचीदा मामलात हैं और उससे जुड़े ऐसे पेचीदा मामलात हैं जिनकी वजह से मईशत ठीक नहीं की जा सकती, जादू की छड़ी घुमाती। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि दूसरे पर तनकीद करना बहुत ही आसान है। इसी वजह से हमने देखा कि पीटीआई हुकूमत आने से पहले पीटीआई वाले हर वक्त तनकीद करते थे, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हुकूमत में आने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि आईएमएफ के पास जाना नागुज़ीर है, माशी तरक्की के लिए कुछ इक़दाम लेना ज़रूरी हैं और मामलात यहाँ पर काफ़ी बिगड़ गए। बिगड़ते 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 डॉलर की कदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जारी खसारा या करंट अकाउंट डेफिसिट को ले लीजिए, वो अपनी जगह बढ़ गया। शुरू में तो ढोल बजाते रहे कि जी वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें अंदाज़ा था कि कुछ अरसे बाद यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। तिजारती खसारे का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। बात ये कुछ ऐसी इंडिजिनस प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की मईशत के साथ जिनका हल निकालना बहुत ही मुश्किल है, जिसके माने बुनियादी तो मैं इंसिस्ट करता रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास अपनी जियोग्राफिक पोजीशन को इनकैश करने के अलावा, अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन को इनकैश करने के अलावा, अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को इनकैश करने के अलावा और कोई तरीका कार नहीं है। इकॉनमी या सोली इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान माशी तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपको क्लियर कट ये बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान ने अगर माशी तरक्की करनी है तो दुनिया की जो ताकतें हैं इनके साथ में गेमें खेल खेल कर इनसे पैसे वसूल के कर सकता है। क्योंकि आज से नहीं, तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान की सरजमीन इस खित्ते के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और दरिया सिंध के उस पार और इस पार मुख्तलिफ़ किस्म के जो सियासी फ़ैसले किए जाते थे, ये मैं आपको सैकड़ों साल से बात कर रहा हूँ, सैकड़ों साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो इसी सरजमीन से लिए जाते थे। जो भी शख्स हमला आवर होने के लिए आता था वो पहले इसी खित्ता पाकिस्तान पर या तो काबिज़ होता था या अपना असर रसूख बढ़ाता था। जो इधर से उधर जाना चाहता था वो भी इस खित्ते में आकर अपना असर रसूख बढ़ाता था। जो किसी बादशाह के जबर से भागता था वो भी आकर यहीं बसता था। जो आता था ताज़ा पानी, साफ़ पानी की तलाश में, वो भी आकर यहाँ बसता था। जो आता था तलाश में कि यहाँ पर समुंदर के ज़रिए तिजारत करेंगे, वो भी आकर यहीं बसता था। चाहे वस्ती एशिया से आने वाला शख्स हो वो भी आकर यहीं बसा, चाहे ईरान या कदीम फ़ारस से आने वाला शख्स वो भी आकर यहाँ बसा। यूनान, रूम के लोग भी यहाँ आकर बसे। मुख्तलिफ़ आर्या या आर्यन कौम के लोग जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि शुमाल से चले और जुनूब की तरफ आकर बसे, वो भी यहाँ आए। मतलब ये मैं आपको अक़वाम का बता रहा हूँ। तो मुख्तलिफ़ अक़वाम चाहे किसी रंग नस्ल की हों, वो अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर आएँ। हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन वो तो नहीं जो पाक स्टडीज़ बताती है, लेकिन ये ज़रूर है। और इसके साथ साथ ये याद रखें कि जो अब बैनुल अक़वामी बिसात है उसमें जो प्रॉब्लम कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, उसके अलावा हिंदुस्तान को मैनेज करना, चीन जो कि बढ़ती क़ुव्वत है, ताकत है, रूस, वस्ती एशिया, इन सब को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक मुल्क इस खित्ते में मौजूद है और वो है जनाबे वाला पाकिस्तान। इन बैनुल अक़वामी ताकतों को बैलेंस करने के लिए, तवाज़ुन में लाने के लिए किसने किरदार अदा करना है? पाकिस्तान। उसके लिए पाकिस्तान जितना चाहे नोटू वसूल करे उसे मिलेगा। और ये गेम जो खेल जाए उस्ताद और फनकार खिलाड़ी, वही कामयाब है। खिलाड़ी होने का दावा करने वाला नहीं, उस्ताद का दावा करने वाला नहीं, फनकारी का दावा करने वाला नहीं, बल्कि वो शख्स
जो इस खेल को खूबसूरती से खेलता हुआ मुल्क के वसाइल में इजाफा कर ले, मैं कहता हूँ दुबई पाकिस्तान के सामने क्या है, हम तो इस खित्ते की जान सी बन के रह जाए। जिसको ज़रूरत हो इस खित्ते के अंदर अपना असर और रसूख बढ़ाने की, वो पाकिस्तान के पास ज़रूर आए, और हो भी रहा है, बस हम उसे मैनेज नहीं कर पा रहे। ये याद रखें कि मुल्क को मैनेज करना बीवी को मैनेज करने की तरह है। कब किस बात पर कौन खफा हो जाए, किस वजह से खफा हो जाए, किस तरीके से खफा हो जाए और फिर मनाना किस तरह से है, यही मुश्किल काम है। इसी तरह खित्ते में मामलात को संभालना भी बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश यही करूँगा, आज मेरे बड़े पसंदीदा मेहमान जनाब शकील रामे साहब, मारूफ मईशत दान पाकिस्तान के, हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, मेहमान होंगे हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, और आज मैं इनसे तरह तरह के वखरे सवालात पूछूंगा जिनसे आपको भी लुत्फ़ आएगा, मुझे भी लुत्फ़ आएगा, और मुझे यकीन है उन्हें भी लुत्फ़ आएगा। बात कुछ ऐसी है शकील रामे साहब के आप भी एक डिप्लोमेटिक इकोनॉमिस्ट हैं, आप भी एहतियात करते हैं कोई ऐसी बुरी बात ना कह दें जिससे लोगों को बुरा लगे और बिलखुसूस कौम नाराज़ ना हो जाए। लेकिन मैंने अपने एक उस्ताद से सीखा था कि यू कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी ऑल ऑफ द टाइम, बट यू कैन कीप सम ऑफ द पीपल हैप्पी सम ऑफ द टाइम। तो इस उसूल को सामने रखते हुए आज गुफ्तगू का महवर आपके सामने रखता हूँ। जो माशी पाकिस्तान के इशारे हैं उनका मैंने मुफस्सिल जायज़ा लिया। पाकिस्तान के वसाइल टू GDP रेशो, पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुदरती वसाइल जो ज़मीन की सतह के नीचे और ऊपर मौजूद हैं, उनका मैं कहता हूँ कि तफसीलन जायज़ा लिया। दूसरे ममालिक के साथ तकाबुली जायज़ा यानी कंपेरेटिव एनालिसिस किया, और उसके बाद मैं आपके सामने, क्योंकि आप बतौर एक उस्ताद भी हैं, एक शोबे के माहिर भी हैं, आपके सामने एक नुक्ता रखना चाहूँगा, 1 पॉइंट, कि पाकिस्तान अपने माशी वसाइल की बुनियाद पर, अपने माशी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बुनियाद पर कतई माशी तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान के वसाइल उसकी आबादी के रेशियो में, GDP के रेशियो में दीगर ममालिक के साथ जो इस खित्ते में और पूरी दुनिया में बहुत ही कम हैं। सिर्फ एक चीज़ की बुनियाद पर पाकिस्तान कामयाब हो सकता है, वो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और पाकिस्तान अगर इसको अच्छे से इनकेश करे और रीजन के अंदर अपना किरदार अदा करने की कोशिश करे तो हमें बहुत नोटू, बहुत पैसा मिल सकता है, और तिजारत के मौके भी मिल सकते हैं, और मुल्क में सनतकारी शोबे यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकती है। इस स्टेटमेंट को मैं चाहता हूं कि आप कंटेस्ट करें, इसकी नफ़ी कर दें और अपनी राय दें। देखिए, पहली तो मेरी ये मजाल नहीं है कि मैं आपके किसी स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर सकूं। मैंने इस दुनिया में रहना है। तो बात सिंपल सी है, कोई भी मुल्क या कोई शख्स या कोई भी अदारा जो होता है वो बगैर अच्छी पॉलिसी नहीं चल सकता और अच्छे सिस्टम के नहीं चल सकता। सिर्फ पॉलिसी नहीं, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। हमारे पास वसाइल बहुत हैं अगर हम यूज करना चाहें। मैं आपको छोटी छोटी फिगर बता देता हूँ। सिर्फ बलूचिस्तान में गवर्नमेंट के पास 4.8 मिलियन या 4.6 मिलियन एकड़ जमीन, एरिबल जमीन अवेलेबल है। इसका मतलब है 4.6 मिलियन एकड़ जो कि काबिल काश्त जमीन मौजूद है। अब अगर हम सिर्फ उसी पे अपनी यानी कि क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दें ना लीना साहब, तो हम बहुत दुनिया में आगे जा सकते हैं। सिर्फ मैं एक शोबे की अभी बात बता रहा हूँ, फिर दूसरे पे आएंगे हम, कि हम सिर्फ बलूचिस्तान के वो करने शुरू करते हैं तो इस वक्त दुनिया में जो फूड प्राइसेस हैं या कमोडिटी मार्केट की जो कि डिमांड है, हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, मगर हमारी पॉलिसीज नहीं है। कैसे? अब देखिए, हमने पानी को, उनको पानी चाहिए एग्रीकल्चर को, पानी को हमने जखीरा करने का कोई नतीजे नहीं, सिस्टम नहीं बनाया। हमारा जो नेचुरल फ्लो में पानी आता है वो 82 to 84% जो है कि वो हमें 3 माह में मिल जाता है। मतलब आप ये समझें कि आपकी तनख्वाह 100 रुपया है तो उसके यानी कि 82 या 84 रुपये आपको 3 यानी कि जो है जुलाई अगस्त सितंबर में मिल जाते हैं। बाकी जो 9 महीने उनमें आपके पास सिर्फ 16 रुपये मिलते हैं। अब आपकी ये हमारी यानी कि जहानत पे है, या तो हम वो 84 सारे के सारे खर्च कर लें या बाकी महीनों के लिए भी बचा के रख लें। हमारे साथ ये हो रहा है।
पानी का 84% हमारा 3 महीनों में आ जाता है। बाकी माह के लिए हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा, मगर हम नहीं करते। हमने सिर्फ 11 MF को यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी है। स्टोर ये सिर्फ नहीं है कि हम कालाबाग डैम की बात कर रहे हैं। कालाबाग डैम तो एक सिर्फ अपॉर्चुनिटी है कि जो वर्ल्ड बैंक ने 1960s में वर्ल्ड बैंक ने कहा था, ये 1992 से पहले कालाबाग डैम और 3-4 और डैम बताए थे बन जाने चाहिए। अब इंटीरियर सिंध में भी डैम होना चाहिए। आपके बलूचिस्तान के जो कोई सिलमान या दूसरे इलाके हैं वहां पर भी डिफरेंट टाइप्स के डैम्स होने चाहिए ताकि पानी को संभाला जा सके। हम नहीं संभालते। फिर होता क्या, एक तरफ हम साल का $29 बिलियन का पानी जाया कर देते हैं, दूसरा हम ट्यूबवेल इंडस्ट्री को इतना ज्यादा प्रमोट कर दिया कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। ये मैं एक सेक्टर की बात की। अब आज हम इंडस्ट्री की तरफ। हमारी मुख्तलिफ किस्म की जो इंडस्ट्री है, हम मुख्तलिफ मार्केट्स को हम क्या कहते हैं कि एक ओपन स्पेस है। मतलब हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकती है, टेक्सटाइल की तो हम कर रहे हैं ना, हमारा सिर्फ सारा है टेक्सटाइल। लेकिन माजरत हमारी इंडस्ट्री, मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूं, लेकिन जब मैंने मईशत 101 यानी इकोनॉमिक्स 101 पढ़ी तो उसमें नॉर्मेटिव और मुस्बत मईशत के मुतालिक बताया गया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है फ्रॉम इकोनॉमिक थ्योरी पर्सपेक्टिव, लेकिन मुझे ये बताएं कि इम्प्लीमेंटेबल इन चीज़ों में है कि नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सियासी लिहाज से हमारे मुल्क के हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि डैम बनाओ। और बलूचिस्तान के अंदर बेशक मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर भी लूँ कि कितना ऐसा बड़ा हिस्सा ज़मीन है जिसको हम काबिल काश्त बना सकते हैं या काबिल काश्त है, वहाँ पे ज़राअत कर सकते हैं। ये तमाम ऐसे मामलात हैं जिन पर अमल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मईशतदान ये बताए कि साहब ये चीज़ होनी चाहिए, या फिर ये बात बताए कि ये चीज़ दुरुस्त है और ये चीज़ गलत है, ये बात तो मैं इत्तिफाक करता हूँ, लेकिन फिर रियलिस्टिक इकोनॉमिक्स भी तो है। जी देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर बात ये अली नासर साहब, हम प्रैक्टिशनर नहीं है। हम आपको बता सकते हैं क्या हो सकता है, कहाँ से चीज मिल सकती है। जी हमने देखिए, अगर प्रैक्टिस मैं हूँ अगर गवर्नमेंट में, तो फिर तो आप मुझे कहना कि बिलफर्ज इसाक डार साहब हैं, थोड़ा सा आपको छेड़ भी दे दो, बिलफर्ज इसाक डार साहब हैं, उनको क्या करना चाहिए ये बताएं। सर मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहब कोई ना कोई कर पाएंगे। जो उन्होंने एक रिप्यूट बनाई थी ना, कि अपने आप ही खुद ही एक रिप्यूट बनाई हुई थी, मैं तो उस वक्त भी कहता था डॉक्टर साहब इकोनॉमी के फंडामेंटल के साथ खेल रहे हैं। उसका जो इम्पैक्ट है हमारी नस्लों को भुगतना पड़ा हमें उनके जाने के बाद, क्योंकि डॉलर को आपने आर्टिफिशियली रखा ना। तो आपने उसकी प्रोडक्ट देखिए, डॉलर को आप तब मैनेज कर सकते हैं अगर आपकी प्रोडक्शन बेस स्ट्रांग हो। आपकी प्रोडक्शन बेस तो आपने स्ट्रांग की नहीं, आपके पास पैसा था थोड़ा बहुत पड़ा हुआ, जहां इन्वेस्टमेंट आ रही थी आपने उसी को जी देखें हमारी बड़ी तरक्की होगी। हालांकि अगर पीएम मिलन की पिछली गवर्नमेंट का निकाल के देखें तो उसमें जो ग्रोथ रेट है वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट से कम था, क्योंकि कैलकुलेशन हुई थी कि सी पैक प्रोडक्ट्स की वजह से 2018 तक जो है कि हमारा जीडीपी 6% से बढ़ जाएगा, मगर ये सिर्फ और सिर्फ 5% पे 5.8% पे छोड़ के गए थे। तो ये जो चीजें हैं ना कि साडा साहब से जो बहुत हाई सेल कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता वो इस पे कर सकेंगे। आप लेकिन डॉलर को नीचे लाना किस तरह नीचे लाएंगे? चलें फॉर अ मोमेंट मैं आपके सामने डारोनॉमिक्स या इसाक डार साहब की डिफेंस करता हूं, सही है। इसाक डार साहब ये कहते हैं कि डॉलर, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, वो कहते हैं कि डॉलर अंडर चेक रखने से इन्फ्लेशन अंडर चेक रखी, भले वो जो आप बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल बेस या इकोनॉमिक बेस क्रिएट नहीं हुई, लेकिन उसका रेट बढ़ा देने से कौन सी इंडस्ट्रियल बेस ग्रो हो गई या कौन सी को पाकिस्तान की एसिड बेस ग्रो हुई? उनके पास आर्गुमेंट है। जी देखें, जब आपने उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल रखा तो आप इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे थे, क्योंकि जो चीज लोकल रुपए में महंगी मिलनी थी तो लोग अपनी इंडस्ट्री की या लोकल प्रोडक्शन की तरफ जाते, वो कहते हैं इंपोर्टेड चीज तो सस्ती पड़ रही, वो लो। आपने इंपोर्ट को सब्सिडाइज किया, इसका मतलब ये है आपने अपने मुल्क की इंडस्ट्री की बेसिस पे आपने फॉरेन इंडस्ट्री को सब्सिडाइज किया। ये कोई भी एक चीज नहीं है। फिर दूसरा स्टेप क्या किया हमने, पहले एक एक्सट्रीम पढ़े थे, इनके जाने के बाद दूसरी एक्सट्रीम पे चल गए। आईएमएफ को कहने के बाद हमने कहा जी मादर पिदर आजाद किस्म का हम एक्सचेंज रेट रखेंगे जो मर्जी चले। अब देखें, जो ऑनेस्टली हम जब भी बात कर रहे हैं, अभी जो मार्केट में रेट होना चाहिए था डॉलर का, इट शुड नॉट बी मोर देन 200, मगर ये स्पेकुलेशन है कि जिसने इस रेट को 230 से 235 तक ले गए। और इसमें आपने देखा है, आपने खबर आपकी मीडिया ने चैनल ने की है, बहुत से चैनल्स ने, कि कुछ बैंकों ने बेतहाशा पैसा कमाया इस स्पेकुलेशन से। हम भी वही कर रहे हैं ना, हम रैशनल पे नहीं रह रहे, हम इकोनॉमिक रैशनल पे इकोनॉमी को नहीं चला रहे, हम अपनी इंस्टिंक्ट पे या अपनी जो कि अभी पहले इंस्टिंक्ट पे चला रहे थे, अपनी हम जिसको हम सो कॉल्ड विजडम कह रहे थे, और अब हम आईएमएफ के कहने पे उसको कर रहे हैं। अब इस तरह की चीजें होती है ना, यानी कि शॉर्ट टर्म में तो आपको अभी वो कह रहे हैं देखो मेरा बहुत बड़ा कदम था, और वो ये नहीं बता रहे
कि जब इंपोर्ट सब्सिडाइज की तो आपकी अपनी इंडस्ट्री कंप्रोमाइज हुई, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट कम हुई, आपकी लार्ज इंडस्ट्री वो उसका परफॉर्म नहीं कर सकी, आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्म नहीं कर सकी। आप देख रहे हैं कि जब अब पीपल्स पार्टी देखिए वो कंटेस्टिंग आर्गुमेंट मैं उनकी तरफ से डिफेंस करता हूं, वो जी नहीं, एक मिनट, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हुई तो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या थी, ज्यादा थी एज कम्पेयर। जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट में इंपोर्ट कम होना शुरू होगी। हमें याद रखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 2010 का वर्स्ट किस्म का सैलाब आया था, फिर 2011 में आया, 12 में आया, फिर वो इकोनॉमी जब अब्दुल हफीज शेख साहब वजीर खजाना होते थे निकाल के लेके आ रहे थे, इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी। तो अगर इनके इतने इकोनॉमिक फंडामेंटल राइट्स थे तो फिर इनके दौर में क्यों नहीं बढ़ी? अच्छा नहीं, देखें मैं आपके सामने पर्सपेक्टिव पेश करता हूं। बेसिकली क्या है कि रियलिटी ऑफ द इशू इज़ कि पाकिस्तान के पास सरप्लस एग्जिस्ट नहीं करता, पाकिस्तान के पास इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बिल्डिंग का पोटेंशियल मौजूद नहीं है। पाकिस्तान शॉर्ट टर्म के अंदर पोटेंशियल है, हाँ नहीं मैं वही बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के अंदर पाकिस्तान ये काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। चलो दोबारा से उस आर्गूमेंट पे आ जाते हैं, आज मैं आपको घुमा फिरा के वहीं पे लेकर आऊँगा। अगर मुझ में है कोई खूबी तो मैं क्यों ना उसका फ़ायदा उठाऊँ। मेरे प्यारे मुल्क के अंदर अगर ये खूबी है कि वो गुंडों में फंसा हुआ है, चारों पांचों जानिब से फंसा हुआ है, तो क्या बुराई है कि यहाँ पर वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, ना कि वो कहे कि नहीं साहब मैं अपने दम के ऊपर सारी चीज़ें करूँगा। जनाब शकील रामे साहब, आज मैं आपको डिप्लोमेटिक आंसर देने नहीं दूंगा। देखें बात यह है कि आप खित्ते के अंदर एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड ने दूसरी जंग अजीम के अंदर न्यूट्रल रहकर जितना पैसा कमाया उतना कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। वजह यह थी कि वो हर तरफ से ऐसे ममालिक के दरमियान घिरा हुआ था जो आपस में लड़ने मरने के ख्वाहिशमंद थे, और स्विट्ज़रलैंड ने यह फैसला किया कि वो किसी की जानिब नहीं जाएगा, तो सारे ममालिक का सरमाया उसके पास आकर महफूज हो गया। स्विट्ज़रलैंड छोटा सा मुल्क आज तक उसे खा रहा है। यही हाल लक्समबर्ग का है, और भी छोटी छोटी रियासतें दुनिया में ऐसी मौजूद हैं जिन्होंने इस तरह की पॉलिसी अपनाकर खित्ते में अपनी अहमियत को उजागर किया। आज हम कदीम फारस, वस्ती एशिया, चीन, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान के दरमियान घिरे हुए हैं। ये दुनिया के अंदर अहम ममालिक हैं जिनको चेक एंड बैलेंस में रखना ज़रूरी है। कभी इनको हमारी और कभी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और फिर वेस्ट भी चाहता है कि वो हमें जितने मर्ज़ी हम पैसे मांगे हमें दे, और हम इस खित्ते के अंदर तवाज़ुन कायम रखें। इसके पैसे लेने में क्या बुराई है। लॉस्ट डेकेड ऑफ डेवलपमेंट के अंदर पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ बढ़ती रही, क्योंकि तब के सदर जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब ने पत्ते सही खेल दिए, बंदा जैसा भी था। क्या कहते हैं आप? देखें, मैं एक वाक्य से बात शुरू करूंगा। जब 70s की बात है, मिड 70s की, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब यूएसए गए, उनके प्रेसिडेंट से बात की और कहा जी पाकिस्तान बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक प्लेस पे है ना, प्लेस्ड है, तो हमारे साथ करें। तो उनके प्रेसिडेंट ने हंस के कहा, आपसे 2-3 दिन पहले एक और बंदा आया था, इसी चेयर पे बैठा था, ईरान के प्रेसिडेंट, वो भी यही बात कह रहे थे कि हम बड़े जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हैं। अब देखिए, हर मुल्क की जियो स्ट्रेटेजिक होती है, मगर उसको आपने कैपिटलाइज करना, ये असल मसला ये होता है। जैसा कहते हैं ना कि हीरे को तराशना होता है, हीरा तो होता है जब निकलता है, मगर उसको तराशते हैं जब, फिर वो होता है। इसी तरह जो आपकी लोकेशन है, इसको आपने यूज कैसे करना है। अब आपको कोई फ्री में पैसा तो दे नहीं रहा। आप कह रहे हैं ना कि यानी कि ज़ियाद साहब ने दिया तो उसका ठीक है, बिल्कुल हुआ, मगर उसमें हम एक चीज में इन्वॉल्व थे और वो हमारे हक में भी थी। वो इसको मैं बड़ा इस पे हूँ, वो किसी पे फिर डिबेट करेंगे। मगर हम बेच क्या रहे हैं, मसला ये है, हम बेच क्या रहे हैं। अगर हम सिर्फ जियो स्ट्रेटेजी पे बात करें तो यूएसए को अभी हमारी जरूरत नहीं है अफगानिस्तान में। उसने कहा जी मैं तो चला गया हूँ, आप जो है आप जो मर्जी करें। वेस्ट को भी हमारी जरूरत नहीं है अफगानिस्तान में, ना ही हमारा ईरान के साथ कोई पंगा है, ना ही हमारा कुछ चीन के साथ पंगा है, ना ही हाँ इंडिया के साथ। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं।
जी, मेरा तो ये फैक्ट भी यही कहते हैं कि हमारा किसके साथ पंगा नहीं है। हम क्यों किसी पंगे में इन्वॉल्व हों किसी के बिहाफ पे? एक चीज़, दूसरा, हमारा जो चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं जियो स्ट्रेटेजिक पे, वो है हम अपनी इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाएँ और एक्सपोर्ट को बढ़ाएँ। मतलब देखिए हम किस जगह पे बैठे हुए हैं, हम मिडल ईस्ट को भी रास्ता दे रहे हैं, उसके मुँह पे बैठे हुए हैं। हम चाइना के एक बहुत बड़ी सर मार्केट के मुँह पे अफगानिस्तान बैठे जब हुए हैं। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच हारा और जिस तरह का रिएक्शन दुबई के अंदर अफगान लोगों ने दिया, उससे ये पक्का पता चल गया कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान से कोई मसला नहीं। रोज़ाना की बुनियादों पर ईरान की न्यूज़ एजेंसी पाकिस्तान के मुतल्लिक और पाकिस्तान के ख़ित्तों से निकलने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुतल्लिक जो ख़बरें छापती है, उससे ये भी पता लग गया कि पाकिस्तान और ईरान के मामलात कहाँ पर हैं और किस नहज पर हैं। ये हमारी मीडिया रिपोर्ट नहीं करती, लेकिन उनकी स्टेट मीडिया क्या कहती है आप पढ़ते हैं। जहाँ तक बात रही, ये बात यह है कि हमारा कोई हार्ड कन्फ्लिक्ट नहीं है इनके साथ। अभी जो इश्यूज है ना हमारे यानी कि ईरान के साथ, वो मैं बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल मुनासिब कह रहे हैं। क्योंकि ईरान के साथ डिप्लोमेसी करना कोई आसान काम नहीं है। वो आपको कुछ कहते हैं और हैं तो करते कुछ और हैं। और उसमें क्या कहते हैं कि उनके साथ जो होता है ना चीजें करना, हमारे यहाँ पर पता मसला कि पाकिस्तान के बात करने कहीं निकल जाएगी। हम इकोनॉमी पे रहते ठीक थे, हम पूरी दुनिया का गम पाला हुआ है हमने कि ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना। उसके नाराज ये हो जाएगा, उससे ये नाराज हो जाएगा। बाकी वो मालिक ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि उनका फायदा कहाँ है। पहले हमारे जब कोई ये नहीं सोचता पाकिस्तान का फायदा क्या, हम ये सोच रहे होते हैं वो नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। क्या वो आपसे पूछ के सारी बात कर रहे होते हैं? हमने जिसको नाराज नहीं करना उसको करना, इसको नहीं करना। भाई हमारा जो हमें इंटरेस्ट कहता है हमें उस पर काम करना चाहिए। एक चीज। नंबर 2, कमिंग बैक जियो स्ट्रेटजी की आप बात कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं, हम बड़ा अच्छी जगह पे मौजूद है, मगर इसको इस्तेमाल करना है। आपके पास देखे ना, क्या कहते हैं, आपके पास गाड़ी है तो उसको चलाना भी तो आना चाहिए ना। नहीं तो गाड़ी तो खड़ी रहेगी भैया, BMW हो, मर्सिडीज हो, फरारी हो, वो नहीं चला आपको, वो किस काम की है? वो तो साइकिल की तरह भी नहीं है। हमें इसको इस्तेमाल करने की जरूरी था कि हम मार्केट को बेचते कि भाई देखो इस जगह पे आओ, पाकिस्तान 230 मिलियन लोगों की मार्केट है। सर मसला ये 25 करोड़ आबादी होने वाली है, 7,94,000 किलोमीटर पहले रकबा होता था तकरीबन, अब इसके आसपास ही है, ज़्यादा अभी भी नहीं है। सर अब आप जब इसको डिवाइड करते हैं ना और हमें कंपेयर करते हैं, आप हमेशा कहते हैं कंपेयर करो। हमारी आबादी के मुल्क के हिसाब से हमारा रकबा बहुत कम है सर, हमारे पर कैपिटा रिसोर्सेज पहले दिन कम हो जाती हैं सर। यार नहीं, ये बात मानो ना सर, आप मानते नहीं हो, माना करो सर। देखे ना, नहीं देखो हमारे पास कितना बड़ा रकबा है जो कि हम बैरन पड़ा हुआ है, यहाँ आबादी नहीं है। हमने असल मसला है हमारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का, हमने उसको ना ढांप देते हैं। मैं देख रहा अभी सलाब आया, हमने कहा जी बस अल्लाह ने सजा दे दी। अल्लाह भी सजा उनको देता है जिनकी हरकतें ऐसी होती हैं। अब जो होती है सर, अब दुनिया नहीं ना मान रही शकील रामे साहब, अब दुनिया नहीं मान रही, क्योंकि 3 साल पहले हमने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट शाया की और इधर उधर हमने बातें की कि जनाब लोकस्ट अटैक की वजह से पाकिस्तान की GDP को बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो गया। आप मुझे बताएं, अगर बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ तो आपने GDP ग्रोथ क्यों इस तरह दिखा दिया आपने इतनी ज़्यादा? अब दुनिया सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि यार इन्होंने तो ये स्टेट किया कि लोकस्ट अटैक से हमें इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, तो वो GDP आपके फिगर्स के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने आपके बारे में क्या राय कायम की होगी? सच बताएं, आपके मुल्क के बारे में क्या राय कायम की होगी? देखिए उसका जस्टिफिकेशन ये थी कि जो उस वक्त किया था, एक तो ये था कि वो एग्रीकल्चर की 1-2 क्रॉप पे आया था, मैं एग्री करता हूं। इंडस्ट्री में नहीं आया। उन्हीं दिनों हमें कोविड की वजह से बहुत सी मार्केट ओपन मिल गई USA में, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी एक्सपोर्ट बढ़ी कपड़े की यूरोप में। क्योंकि उस वक्त जो था कि बांग्लादेश और इंडिया जो था कि उस पर बैन हो गया था ना, उस वक्त वो बंद हो गए थे, तो इस वक्त हमें मार्केट मिल गई, उसको हमने यूज नहीं किया, फिर भी हमने बड़ा पैसा कमा लिया। अब ये चीज देखें ना, जो इंसिडेंट होते हैं, ये काम होता है आपकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन पॉलिसी, आपने कैसे लोगों की बात करनी है, कैसे सेल करना है। अब ये विंडो मिली थी ना हमें जब कोविड में, हम इसको यूटिलाइज करके सस्टेनेबल कर लेते। हमने क्या किया, हमने ठेकेदार वाला काम किया, चलो ठेका मिल गया, पैसे करो, पूरा करो, अगला फिर गाहक ढूंढेंगे। हालांकि आपको चाहिए था उसी वक्त आपको विंडो मिली है, आप सप्लाई चेन इंक्लूजन में चल। अच्छा मुझे एक चीज की वजाहत कीजिएगा, वर्ल्ड बैंक दुनिया में सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव और पन बिजली के जो मंसूबे हैं उनको फाइनेंस करता है, वो हमारे डैमों को फाइनेंस करने के लिए तैयार है, हम बनाने को तैयार नहीं। अब आप बताएं इस सवाल का क्या जवाब? यही तो मैं कह रहा हूं, हमारे यहाँ पॉलिसी और प्लानिंग एग्जीक्यूशन का फुकदान है, कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। आप देखें डैम्स को तो हमने बना दिया पॉलिटिकल, हमने उस पर यानी कि जो मेरा पिछले दिनों मैंने इस पे कॉलम भी लिखा था एक,
कि हमारे जो सियासतदान हैं या रूलिंग एलीट है, किसी भी मामले को वो पॉलिटिकल बनाने में उनका कोई सानी नहीं है, मगर उनके पास पॉलिटिकल विजडम नहीं है उस मामले को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब ये आपका भी प्रॉब्लम बना ज़रात लेती से आपकी अशनाई है, मेरे पास वक्त कम है, मैं सीधी सी बात करता हूँ। अगर डैम बनता है तो क्या सिंध का पानी जो है वो एक्सप्लॉइट होगा, उसे गलत इस्तेमाल किया जाएगा? क्या साउथ पंजाब के अंदर लैंडलॉर्ड्स या जो बड़े जिम्मेदार हैं उनकी प्लानिंग ये है कि इस पानी को डाइवर्ट करके अपने पास लें? ये क्लियर होना चाहिए ना सर। सिंध के अंदर बहुत सारे लोगों के ऐसे ख्याल यहाँ बात की गई थी टेलीमीटर लगा दें। हाँ, आपको टेलीमीटर से एक एक बूंद का पता चलेगा पानी किधर जा रहा है। अब वो लगाने नहीं देता सिंध, क्योंकि उससे पता चलेगा कि पानी जा कहां रहा है। आपको पता देखें ना, एक सिस्टम है, आप इंस्टॉल करें, आपको पता चलेगा कि पंजाब रोक रहा है तो उससे पता चल जाएगा, पंजाब पे केस करें आप। नहीं, ये पानी, ये बात गलत है। ये बेसिकली पानी जो है चोलिस्तान के अंदर हम ले जाएं, ये पानी हम थर पार कर ले जाएं, थर ले जाएं, यानी इससे बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन शको शुबात ये है कि ये नहीं जी देखिए, ये कहा गया था कि टेलीमीटर लगाएं। हाँ। अब होता क्या है, अगर टेलीमीटर लग गए, सिंध की वजह से सिंध जो पानी रखता है बलूचिस्तान का उसमें पकड़ा जाएगा। वो कभी नहीं लगाने देंगे, क्योंकि लोअर हाइपीरियन, हाँ, वो पता चल जाता है, वहां पर होता है। नंबर 1, नंबर 2, जब 1916 में ये सिंध तासमादा हो रहा था, लड़ना है भाई, तो मैंने सिंध का मुकदमा लड़ना है। जी जी जी, नहीं, मेरे लिए सारे, मैं पाकिस्तानी, मेरे लिए सब पाकिस्तान है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैंने सिंध का मुकदमा लड़ना है। जी नहीं, वो गलत बात है ना। देखें, अब जब सिंध तासमादा हो रहा था इंडस का, तो तब जो कि ईस्टर्न दरिया दिए गए, तो नवाब और बहावलपुर को कहा गया था हम वेस्टर्न रिवर से आपको देंगे पानी, वो आज तक नहीं मिला। और यही वजह है पाकिस्तान में कभी साउथ पंजाब का सूबा नहीं बनेगा, क्योंकि जब साउथ पंजाब का सूबा बनेगा तो पानी की दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन होगी और साउथ पंजाब को उसको अलग से हिस्सा देना पड़ेगा, जो कि सिंध और दूसरे सूबे कभी नहीं होने देंगे। ये बात हमें लिख के रखने। लेकिन लेट मी आस्क यू बेसिक क्वेश्चन, अभी तो ये बिल्कुल क्लोज। देखें, I know that you've traveled all over Pakistan and I know that you have good knowledge of agriculture and irrigation. The problem is on the map of Pakistan, except for the canal system that the British built and the river system that already exists, there is no agriculture elsewhere. आप हैरान होंगे. If you take out the map of Pakistan versus the map of India, you will see India is much greener all over and Pakistan is only green around the Indus River and some of its tributaries. क्या कहते हैं आप? देखें, पाकिस्तान में पानी जमा करने की जो कैपेसिटी है वो 30 दिन की है। इंडिया की जो पानी यानी कि ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी है 220 दिन की है। इंडिया की आबादी देख लें और हमारी आबादी देख लें, यानी कि 5 का आप ज़रब देंगे तो इस तरह होता है, यानी कि फ़र्क पड़ता है। अब उसको जो पानी की कैपेसिटी उन्होंने ज़्यादा कर ली स्टोर करने की, उसकी वजह से वो ज़्यादा देते हैं अपनी, यानी एग्रीकल्चर को, मजीद ज़मीन को ज़ेरे काश्त ले आते हैं। हमारे पास नहीं है तो हम नहीं ज़ेरे काश्त ला सकते, हम उसी पे लड़ रहे हैं जो है। अब देखें, ये भी जो 30 दिन की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये पुरानी कैलकुलेशन है। अब जो 25 करोड़ या हम कभी कहते हैं 30 करोड़, अब इस आबादी पे कैलकुलेशन करें तो शायद 30 दिन भी ना हो या 20 दिन हो। अब क्योंकि जो हमने कैलकुलेशन ही नहीं की, हमने बता दो, सानू कोई तकलीफ नहीं। नहीं, मैं ये बात बता रहा हूँ, सिंपल स्टैटिस्टिक्स है। नहीं, ये बात आपकी बड़ी वजन रखती है, बड़ी वजन रखती है बात, और इसके ऊपर आगे भी गुफ्तगू होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शकील नामे साहब। देखिए, चीज़ें किताब में और हकीकत में और होती हैं, और आज के प्रोग्राम के अंदर इसी चीज़ को महवर बनाया कि पाकिस्तान अगर मुआशी तरक्की करना चाहता है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा। पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान का रकबा आबादी के हिसाब से कम है, ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, और ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो दरिया सिंध के इर्द गिर्द आबादी बहुत ज़्यादा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर किस तरह से मामलात को आगे ले जाया जाएगा, बाकी ख़ित्ता ज़मीन को किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाएगा, इस पर गुफ्तगू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी तेज़ी से करना कि आसान काम नहीं, इसके लिए बहुत रकम चाहिए। वो रकम कौन दे? आजकल दौर बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, और हमें इस चीज़ को समझना है कि जिन ममालिक के पास सरमाया है उनके पास रसाई है ऐसी जगहों की या ऐसी जगहों तक जहाँ पर सस्ते दामों चीज़ें पैदावार की जा सकती हैं। भला वो यहाँ क्यों आएंगे? इस सवाल का जवाब तलाशना ज़रूरी है,
और पाकिस्तान की मईशत को दर हकीकत किस तरह से तरक्की मिल सकती है, इस पर बात करना भी ज़रूरी है। आगे आने वाले प्रोग्रामों के अंदर इस मौजू पर ज़रूर बात करेंगे। वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, मैं टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।